हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है। सर, सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। सर, उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है। और सर, इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। सर, क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केस बेस एमसीक्यू नंबर 21। ठीक है। सर, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है डीम्ड रेजिडेंट के ऊपर। अगर हमें फॉरेन से सैलरी मिलती है तो उसके ऊपर 80 TTB के ऊपर, और टैक्स ऑडिट की क्या ड्यू डेट होती है इसके ऊपर। ठीक है। इन सब के ऊपर आईसीएआई का फोकस है। सबसे पहले कवर करेंगे क्वेश्चन की समरी। देखो सर, क्वेश्चन क्या है? सर, एक बंदा है मिस्टर राजन, जो वर्क करता है इंडिया में कोई जॉब करता है, वहाँ से वो सैलरी इनकम कमाता है। इसके अलावा सर वो दुबई में भी जॉब करता है, वहाँ से भी कुछ सैलरी इनकम कमाता है। ठीक है। इसके अलावा वो कुछ प्रोफेशनल इनकम कमाता है, बैंक इंटरेस्ट की इनकम कमाता है, वो कुछ ट्यूशन फीस भी पे करता है अपनी डॉटर की। ठीक है। मतलब सर समझा, एक बंदा है मिस्टर राजन, सर वो इंडिया में जॉब करता है, सैलरी कमाता है। वो दुबई में जॉब करता है, वहाँ से भी सैलरी कमाता है। और जो वो दुबई में इनकम कमाता है सैलरी, वहाँ के ऊपर वो कोई भी टैक्स पे नहीं करता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ठीक है। अब सर, आईसीएआई ने यहाँ पे हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट जज करें? सर, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने जज करा है, वो जज करा है सर डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। अब सर, डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? सर, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया से उसकी कमाई 15 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है। और सर, वो किसी और कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है। जैसे हमारे केस के अंदर राजन, मान के चलो वो इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा की कमाई कर रहा है। सर, वो दुबई से भी तो कमाई कर रहा है, पर वो दुबई में कोई टैक्स पे नहीं कर रहा। तो ऐसा केस है कि जो वो इंडिया का सिटीज़न है, जो इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा की कमाई कर रहा है, वो किसी और कंट्री में भी कर रहा होगा, पर वहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम उस बंदे को इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मान के चलो सर राजन, नॉर्मल जो हमारे प्रोविज़न होते हैं 182 डेज़ वाले, सर उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी इंडिया का रेजिडेंट बन रहा था, तो मैं यहाँ पे उसे फिर डीम्ड रेजिडेंट बनाऊंगा? तो आंसर इज नो। अगर कोई बंदा ऑलरेडी इंडिया का रेजिडेंट बन रहा है अकॉर्डिंग टू 182 डेज़ या 60 प्लस 365 डेज़ वाली कंडीशन थे, तो उस पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सर, ये डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई होगा जब कोई बंदा इंडिया का रेजिडेंट नहीं बन रहा है, पर वो इंडिया से 15 लाख की ज़्यादा ही कमाई कर रहा है और किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो हम उसे इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे। और सर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बंदा इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बना तो वो ऑलवेज क्या बनता है? आर बट NOR। उसका स्टेटस क्या होता है? हमेशा आर बट NOR। वहाँ पे हमें एडिशनल कंडीशन चेक करने की नीड नहीं होती। ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, आपको याद हुआ होगा। ठीक है। सर, जो अगला आईसीएआई का फोकस है सर, क्या अगर एक बार बंदा आर बट NOR बन गया, ठीक है, तो सर अगर कोई बंदा, मान के चलो सर कोई बंदा RNOR बन गया, तो उसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम, मतलब जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई या अक्रू हुई, वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। जो अदर देन इंडियन इनकम होती है, आप कह सकते हो फॉरेन इनकम होती है, जो इंडिया के बाहर रिसीव हुई और अक्रू हुई, वो उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। तो सर, यहीं पे आईसीएआई का फोकस था। सर, क्या फॉर एन आर बट NOR ओनली इनकम रिसीव या अक्रू इन इंडिया, मतलब इंडियन इनकम, या फिर जो इनकम फ्रॉम अ बिजनेस जो कंट्रोल होता है फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। फॉरेन सैलरी, जो से फॉरेन में से सैलरी मिली है दुबई से, जो ना तो इंडिया में अक्रू हुई और ना इंडिया में रिसीव हुई, वो इंडिया में टैक्सेबल होकर नहीं होती।
आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सर जो अगला फोकस आईसीआई का है वो है डिडक्शन, ATTTB। सर ATTTB क्या थी, इंपॉर्टेंट है, आईसीआई बार बार ये पूछता है सर क्या। सर सिंपल सी बात, एक ध्यान रखना, अगर कोई, एक सेकंड, हाँ सर, अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, सर इंटरेस्ट की इनकम कहाँ से आ रही है, फ्रॉम डिपॉजिट्स। सर उसके डिपॉजिट यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी कवर है, और अगर उसने कोई फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी कवर है, अगर उसे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, चाहे सेविंग अकाउंट पे या फिर उसने FD करी थी उसके ऊपर। तो अगर उसे कोई इनकम हो रही है तो यहाँ पे उसे डिडक्शन मिलके चलेगी। सर कितनी, मैक्सिमम 50,000 तक की, मैं कह सकता हूँ जितनी उसे इंटरेस्ट की इनकम हुई, या फिर 50,000 विच एवर इज लोअर, उतनी उस सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलके चलती है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सर जो अगला पॉइंट है सर क्या, एक सेकंड सर, अगला पॉइंट क्या था, ध्यान देना सर, क्या, व्हेन ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एन प्रोफेशन exceeds 50,000, tax audit under section 44AB is triggered, extended the return due date to 31st October। सर ये चीज़ अब में क्या ध्यान रखनी है सर, एक चीज़ ध्यान रखना सर, एक बंदा है, अगर तो उस बंदे को ऑडिट नहीं कराना है, टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, तो उसके लिए ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है सर, नॉर्मली 31 जुलाई या फिर 31 अगस्त, ठीक है। पर अगर किसी बंदे को टैक्स ऑडिट करवाना होता है तो उसके लिए सर ITR की ड्यू डेट क्या हो जाती है, 31 अक्टूबर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी बंदे को टैक्स ऑडिट कराना है तो उसके लिए ITR की लास्ट डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो सर इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 21 भी पूरा कवर करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।